हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चैप्टर 1 हम लोगों ने कर रखा, उसका वीडियो आपने देखा होगा, आपके नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी भी हुई होगी। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोगों को उस चैप्टर के समरी के बारे में बताना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के समरी पर फोकस करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका सेकेंड चैप्टर, हम लोग आपने डिटेल में ये चैप्टर पढ़ लिया है, पर एमसीक्यू प्रॉपर्ली सॉल्व हो इसके लिए इस चैप्टर के समरी पर अभी थोड़ा देर के लिए फोकस करना ज़रूरी है। जैसे ही समरी फिनिश्ड हो जाएगा उसके बाद आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और समरी एक बार ध्यान से कर लेने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्लोस लिनियस के बारे में, जो कि एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, जिन्होंने सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी है, जिन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की पद्धति प्रदान की। तो कार्लोस लिनियस की बात हम लोग आज यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को प्रदान किया था। द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्थात संसार के सारे जीवों को इन्होंने 2 जगत में बांटा, एक तरफ पादप जगत और दूसरी तरफ जंतु जगत। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर हो गया कि हु हैज़ प्रपोज द 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्लोस लिनियस। उसके बाद बात आती है आर.एच. विटेकर की, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में संसार के सारे जीवों को 5 जगत में बांटा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट आर.एच. विटेकर, ठीक है, आर.एच. विटेकर। सो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 ईस्वी में दिया। अब इनका जो ये 5 जगत में जो जीवों को बांटा गया, वो 5 जगत में जीवों को बांटा गया वो किस तरह से, देखिएगा यहाँ पर 4 और ये 5, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनेरा से। सबसे पहले मोनेरा, दूसरा ग्रुप हो जाता है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा ग्रुप आपका हो जाता है फंजाई, जिसको आप हिंदी में कवक बोलते हैं। हिंदी में बेटा मोनेरा मोनेरा ही लिखा रहा है, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा ही लिखा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए आपका ये वीडियो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म पे आपका कमांड कराता है। सो फंजाई, जिसमें कि आप कवक के बारे में पढ़ते हैं। चौथा हमारा ग्रुप जो है वो है प्लांटी, और 5वां ग्रुप जो है वो है एनिमेलिया। सो आर.एच. विटेकर ने 1969 ईस्वी में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रदान किया, और ये 5 किंगडम ऑफ 5 जगत जो थे वो कौन कौन थे? नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 एनिमेलिया। अब एक बात यहाँ पर आता है मेरे बच्चों कि हम लोग सीरीज कभी भी क्रम जो है कभी भी चेंज नहीं करेंगे। जब भी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात आएगी और मान लो कि हम लोगों से कोई पूछता है कि आर.एच. विटेकर के द्वारा जो दिया गया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन था, तो हम लोग हमेशा मोनेरा से ही स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे रीजन है, सबसे पहले मोनेरा, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे फंजाई यानी कि कवक, चौथे नंबर पर प्लांटी और 5वें नंबर पर एनिमेलिया। इसके पीछे कारण यह है कि हम लोग क्यों नहीं क्रम चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के आधार पर किया गया था। जैव विकास, जिसको कि आप इंग्लिश में इवोल्यूशन बोलते हैं, है ना, इवोल्यूशन। अर्थात अगर हम इन लोग इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और हिंदी में बोले तो जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के आधार पर किया गया था। जैव विकास के बारे में आप लोगों को स्टैंडर्ड 12 में और अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अभी बता दें कि जैसे जैसे जीव इस धरती पर आते गए उसी क्रम में उनको उनके वर्ग में डाला गया, जिसको वर्गीकरण कहा जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले कौन थे? मोनेरा,
उसके बाद प्रोटिस्टा, तब फंजाई, तब प्लांटी, तब एनिमिलिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 ग्रुप आपके सामने हैं, इन पांचों ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम लोग समरी यहाँ पर रिवाइज करेंगे ताकि आपके लिए आपका एमसीक्यू और आसान हो जाए, और एग्जाम्पल के साथ कि आखिर कौन सा जीव किस ग्रुप में आता है या इस ग्रुप में कौन सा जीव आता है। जैसे ही बात आएगी मेरे बच्चों मोनेरा ग्रुप की, तो मोनेरा ग्रुप जो है, इसके पहले इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, इसका क्या क्या फीचर हुआ करता था। तो इसका शरीर एक कोशिकीय था, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकीय जीव होते थे। और दूसरा कि इनकी कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपको 2 टर्म इस पूरे चैप्टर में मिला होगा, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक डायग्राम की मदद से अगर आपको समझाया जाए तो वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता हो बल्कि केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाय पाया जाता हो, जिसको आप इंग्लिश में न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो वैसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता हो या केंद्रकाय पाया जाता हो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 1 रहती है और इसमें कोई भी कोशिका अंगक, ना क्लोरोप्लास्ट, ना राइबोसोम रहेगा, ना क्लोरोप्लास्ट, ना अंतर्द्रव्य जालिका, ना गोल्गी उपकरण, ये सब कुछ नहीं हम इसमें बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक जो है जिसका इंग्लिश न्यूक्लियस होता है, इसको वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और वैसी कोशिका जिसमें केंद्रकाय पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एक आइडिया आपको दे दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकाय पाया जाएगा, केंद्रक नहीं, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। और इसके अलावा जो भी कोशिका अंगक है जो झिल्लियों से घिरा हुआ है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, गोल्गी उपकरण हो गया, ये सारे कोशिका अंगक जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में भली भांति पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर मैम ने लिख दिया है कि मोनेरा में आने वाले सदस्यों की चारित्रिक विशेषता या बोलो कि फीचर क्या क्या होते थे, तो उसके सारे सदस्य उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, वो यूनिसेलुलर होते हैं, और उनका कोशिका कैसा है, प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाएगा, केंद्रकाय पाया जाएगा। मोनेरा में आने वाले जो 3 सदस्य हैं, सबसे पहले हैं आपको बैक्टीरिया, दूसरा है आपको सियानोबैक्टीरिया, जान के इसके बगल में लिखा गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, नील हरित शैवाल, है ना। इससे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स कि सियानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता है ब्लू ग्रीन अलगी है। कभी क्वेश्चन घुमा देता है, ब्लू ग्रीन अलगी को और किस नाम से जाना जाता है, तो सियानोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और इसका तीसरा सदस्य जो है वो आपको माइकोप्लाज्मा है। ये 3 आपको याद रखना है। सो मोनेरा में आने वाले इस 3 सदस्य कौन कौन है, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया भी सबसे छोटा जीव है और माइकोप्लाज्मा को भी सबसे छोटे जीव की उपाधि मिली है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि बैक्टीरिया के पास कोशिका भित्ति होती है, इसके पास सेल वॉल होता है, और माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो जब आपको क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने मिलेगा और पूछा जाएगा कि वह छोटा जीव जिसके पास सेल वॉल है, तब आपका टिक मार्क होगा बैक्टीरिया पर, और वह छोटा जीव जिसके पास कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं है, तब आपका टिक मार्क होगा माइकोप्लाज्मा में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनेरा ग्रुप के सदस्यों के बारे में कि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। और मोनेरा ग्रुप में आने वाले सिर्फ 3 सदस्य जो हैं वो है बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा जो है इसी ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि मोनेरा ग्रुप के बारे में हम लोग ने समरी में जो जानना था वो जान लिया, ताकि हम आगे आसानी से एमसीक्यू सॉल्व कर सके।
दूसरा ग्रुप जो आता है वो आपका है प्रोटिस्टा। आप देख रहे होंगे कि हम सीरीज चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्रम में ही लिख रहे हैं। अगर उस समय मैंने नंबर 2 पे प्रोटिस्टा लिखा था तो अभी मैंने यहाँ पर प्रोटिस्टा ही लिखा है। प्रोटिस्टा से एक क्वेश्चन आता है कि इनके सदस्य जो होते हैं उनका शरीर एक कोशिकीय होता है, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ये प्रोकार्योटिक है कि यूकार्योटिक। आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक कोशिकीय है लेकिन इनका कोशिका जो है वो यूकार्योटिक है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है बेटा, इससे हो सकता है क्वेश्चन रहे। तो वह कौन सा ग्रुप है जो एक कोशिकीय है और यूकार्योटिक है? तो वह ग्रुप जो है आपका प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में आपको आपके एनसीईआरटी बुक में 5 ग्रुप के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 ग्रुप कौन कौन सा है। सबसे पहला आपका ग्रुप जो है वो है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के 2 मेंबर्स हैं। सबसे पहले है आपका डाई एटम्स और दूसरा है आपका गोल्डन अलगी। ये 2 मेंबर इसी के हैं। डाई एटम से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है पता है? इसकी जो कोशिका भित्ति है वो सिलिका की बनी होती है और कोशिका भित्ति कुछ इस तरह से सेट रहता है कि आपको लगेगा कि जैसे जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं ना, सोप बॉक्स, लगेगा कि ठीक उसी तरह रखा हुआ है। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्राइसोफाइट्स जो है वो प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप है जिसमें डाई एटम्स और गोल्डन अलगी आते हैं। मेन है डाई एटम्स का कोशिका भित्ति या सेल वॉल सिलिका का बना होता है और कोशिका भित्ति की संरचना कुछ इस प्रकार व्यवस्थित रहती है कि लगेगा जैसे सोप बॉक्स हम लोग देख रहे हैं। दूसरा जो आपका ग्रुप है वो है आपको डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स ये दूसरा ग्रुप। डायनोफ्लैजिलेट्स ग्रुप में जो आने वाले मेंबर है वो आपको जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर बताया जा रहा है, वो है गोनिओलेक्स। क्यों? गोनिओलेक्स जो है ये एक सदस्य है डायनोफ्लैजिलेट्स का। डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्टा ग्रुप का दूसरा मेंबर है। गोनिओलेक्स जो है ये एग्जाम्पल है बेटा, ये सारे एग्जाम्पल है जो इस ग्रुप में आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। कहा जाता है कि रेड सी में लहरें लाल आते हुए प्रतीत होती हैं। तो क्यों लहरें लाल आती हुई? रेड टाइड इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि गोनिओलेक्स वहां अधिक संख्या में उपस्थित रहता है, तो समुद्र में जो लहरें आती हैं उनका रंग लाल हो जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि समुद्र में रेड टाइड यानी लाल लहरों के पीछे क्या कारण है? तो वहां अधिक से अधिक संख्या में गोनिओलेक्स नामक जीव जो है वो पाया जाता है। तीसरा जो आपका ग्रुप है प्रोटिस्टा में वो है आपका यूग्लिनोइड्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स जो है इसका एग्जाम्पल यूग्लिनोइड्स से यूग्लिना एक ऐसा जीव है बेटा जो कभी कभी अपना पोषण खुद करता है, तो उस समय यह स्वपोषी के जैसा बिहेव करता है और कभी कभी ये अपना भोजन नहीं बना पाता है तो उस समय यह विषमपोषी के जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। सो यूग्लिनोइड्स का तीसरा ग्रुप है आपका यूग्लिना और चौथा ग्रुप है आपका स्लाइम मोल्ड्स। ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो मृत जीवी है, सैप्रोफिटिक, जो सड़े हुए गले हुए पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसका एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं है लेकिन इसका एग्जाम्पल है फाइसेनम जो कि इस ग्रुप में आता है। और पांचवा आपका ग्रुप है प्रोटोजोवंस। ये आपका प्रोटिस्टा का प्रोटोजोवंस है। प्रोटोजोवंस में आपको यहां पर आपको है एमोबोइड प्रोटोजोवंस, ठीक है। एमोबोइड प्रोटोजोवंस का उदाहरण है अमीबा। दूसरे नंबर पर आपका है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस का एग्जाम्पल है आपका ट्रिपैनोजोमा, ठीक है, ट्रिपैनोजोमा। तीसरे नंबर पर आपका जो है वो है सिलिएटेड प्रोटोजोवंस का उदाहरण है आपका पैरामीशियम। और चौथा जो उदाहरण है इसका वो है स्पोरोजोवंस। और स्पोरोजोवंस में सबसे आसान उदाहरण है आपका प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है और इसी के चलते मलेरिया नामक बीमारी होती है ना। मादा एनोफिलिस मच्छर बहुत लोगों के मन में आया होगा, लेकिन वो क्या है? वो वाहक है, कैरियर है, वेक्टर है।
तो मलेरिया नामक बीमारी किसके चलते हो रही है? मलेरिया नामक बीमारी प्लाज्मोडियम के चलते हो रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा आपका सेकेंड ग्रुप है, जिसके सदस्य यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, लेकिन कोशिका कैसी? कोशिका यूकारियोटिक। और इसके 5 ग्रुप, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। यहाँ पर आपका सेकेंड फिनिक्स हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने समरी को और आगे बढ़ाते हुए। आपको पहले ही 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के मेंबर्स के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड यानी कि फंजाई यानी कि कवक। ठीक है, कवक। ये जो तीसरा ग्रुप है इस चैप्टर का वो है फंजाई, जिसको कि आप कवक भी बोलते हैं। कवक के बारे में या फंजाई के बारे में बताया जाए तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय। इनका शरीर बहुत सारे कोशिका से बना होता है और ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी, अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे। प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं तो वह स्वपोषी, जो जीव अपना भोजन नहीं बना पाए वो विषमपोषी। तो उसमें भी बात आती है कि आखिर अपना फंजाई जो है अपना फूड कैसे प्राप्त करता है। तो फंजाई अपना फूड सेप्रोफिटिक यानी कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसका हिंदी होता है मृतजीवी पोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण ये इसमें पाया जाता है। ये क्या करता है? ये किसी सड़े हुए गले हुए पदार्थ पे उगता है और वहां से अपना पोषण प्राप्त करता है। कहा जाता है कि जब यहाँ पर फंजाई के बारे में बता दिया गया है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, इनका शरीर बहुत बहुकोशिकीय होता है, लेकिन साइंस में क्या है? साइंस में तो अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस होते हैं। एक ऐसा फंजाई जिसका नाम आपने सुना है, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट बेटा ये मल्टी सेलुलर नहीं है, एक यही अपवाद है इस ग्रुप का जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। ये जो है वो यूनिसेलुलर है। पकड़ा आया ना एक ऑब्जेक्टिव कमांड में। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फंजाई के सदस्य जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। लेकिन अगर विषमपोषी है तो भोजन को कैसे प्राप्त कर रहे हैं? तो एक्चुअली ये मृतजीवी पोषण दिखाते हैं। मृतजीवी मतलब किसी मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए पदार्थ से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। हम सारे फंजाई को, सारे कवक को मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं, लेकिन ईस्ट इसी ग्रुप का एक ऐसा सदस्य है जो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय नहीं है। वो क्या है? यूनिसेलुलर है। ईस्ट के अब जब फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4 सदस्य बताया गया है। और वो 4 सदस्य के बारे में अगर हम लोग तुरंत में रिव्यू यहाँ पर कर ले तो ये है आपका पहला सदस्य जिसको फाइकोमाइसिटिस बोलते हैं। फाइकोमाइसिटिस में जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पर समरी में बताया जा रहा है। फाइकोमाइसिटिस में एक फंजाई पाया जाता है जिसको कहते हैं राइजोपस। ये राइजोपस जो ब्रेड हमारे घर में जो खराब हो जाता है ना, उस पर ग्रे कलर का पैचेस आता है, यही वही राइजोपस है। वैसे ब्रेड को खाना नहीं चाहिए, ये पॉइजनस हो जाता है। तो राइजोपस का दूसरा नाम, इसी को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड वो इसी ग्रुप में आता है। फाइकोमाइसिट्स के बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है आपका एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स में ये बता दें कि इसी को सैक फंजाई कहा जाता है। सैक फंजाई, ठीक है, इसी को कहा जाता है। इससे क्वेश्चन आएगा कि किस फंजाई को सैक फंजाई कहा जाता है। आंसर आपके सामने है, एस्कोमाइसिट्स। तीसरा जो है वो ग्रुप है आपका बेसिडियोमाइसिट्स। आप लोग मशरूम खाते हैं ना, बेसिडियोमाइसिट्स, ठीक है, मशरूम जो हम लोग खाते हैं। मशरूम जो आप लोगों को खाने में बहुत पसंद है बेटा, ये इसी ग्रुप में आता है। बेसिडियोमाइसिट्स में ही मशरूम आता है। और चौथा जो ग्रुप है आपका वो है ड्यूटरोमाइसिट्स, ठीक है, ड्यूटरोमाइसिट्स। ये ग्रुप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों? इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि इस ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए ड्यूटरोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइकोमाइसिट्स जो हैं, फाइकोमाइसिट्स एग्जाम्पल राइजोपस, एस्कोमाइसिट्स सैक फंजाई जिसको कहा जा रहा है, बेसिडियोमाइसिट्स मशरूम, ड्यूटरोमाइसिट्स इम्परफेक्ट फंजाई, ये 4 ग्रुप ऑफ फंजाई हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए। तो फंजाई जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं ईस्ट को छोड़ करके। ये मृतजीवी पोषण दिखाते हैं यानी कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है।
और अब हम लोग बढ़ते हैं समरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा चौथा जो ग्रुप है वो है प्लांटी। प्लांटी में इनके बारे में ये खासियत है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर, और साथ ही साथ ये ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषण ये शो करते हैं। मतलब स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद बनाना। आंसर आपको पता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की मदद से ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं और फिर ये जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। आप कोई भी प्लांट का नाम ले लीजिए। चलिए, मैंगो, अगर आप मैंगो लिखे हैं तो आप यहाँ पर चैप्टर 1 से रिवीजन भी जरा सा रिकॉल कर सकते हैं। आम का साइंटिफिक नेम क्या है? आंसर याद आ गया होगा क्योंकि इसके पहले के वीडियो में वो आंसर बताया गया है। पांचवा जो ग्रुप है वो है आपको एनिमेलिया। एनिमेलिया ग्रुप जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और ये जो हैं हेट्रोट्रॉपिक, विषमपोषी, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक, ये विषमपोषी होते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी पौधे पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना, ये 5 ग्रुप हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकार्योटिक है, ठीक, और बाकी जो रेस्ट इनके 4 सदस्य हैं वो सारे यूकार्योटिक है। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में कौन सा ग्रुप जो है वो प्रोकार्योटिक है और कौन सा यूकार्योटिक। तो आपको बता दिया गया है कि मोनेरा ग्रुप जो है वो प्रोकार्योटिक है, रेस्ट 4 जो है आपके वो सारे यूकार्योटिक है। बेटा अभी जो हम लोग एमसीक्यू रिवीजन करेंगे उसमें प्लांटी और एनिमेलिया का क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप याद कीजिए आपका 3rd चैप्टर क्या है? प्लांट किंगडम। 4th चैप्टर क्या है? एनिमल किंगडम। तो बेहतर होगा कि जब प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो प्लांट से रिलेटेड सारा एमसीक्यू आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। जब एनिमल किंगडम हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें ये सारा एनिमल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको एक बात यहाँ पर बता दें कि जब रॉबर्ट विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तो हम लोगों ने समरी में देख लिया और अभी तुरंत आपका एमसीक्यू रिवीजन कराया जाएगा। दिक्कत ये आई कि लाइकेन, वायरस, प्रायंस और वायरोइड्स को आर.एच. विटेकर साहब के एक वर्गीकरण सिस्टम में जगह नहीं मिला। तो अभी जो हम लोग इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। लाइकेंस, वायरस, प्रायंस और वायरोइड्स सबके बारे में बताया जाएगा। समरी में इनके बारे में भी बात करेंगे, इनके क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये 3 ग्रुप पर फोकस करते हैं ताकि आपका एमसीक्यू और स्ट्रांग हो। चलिए हम लोग चलते हैं एमसीक्यू रिवीजन में। आप जब समरी को ध्यान से देख लिए हैं तो आपके लिए अब ये एमसीक्यू बहुत ही आसान हो गया है सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन, हु प्रपोज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? आपको आंसर याद है, लिनियस विल बी द राइट आंसर, कार्लस लिनियस। 2 किंगडम। एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि जब आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। क्लास 11 में आपको टाइम रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्लास 11 में आपके पास टाइम रहता है, तो आप क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए। और भले ही आंसर फर्स्ट सही है लेकिन उसके बाद भी बेटा आप प्लीज चारों ऑप्शंस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, तब आप जा करके इसको टिक मार्क कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है हु प्रपोज द 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आपको पता है, लिनियस विल बी द राइट आंसर। सो लिनियस जो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा है कि हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 5, तो यहाँ पर नो डाउट आप बहुत ही स्मार्टली आंसर कर चुके होंगे कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। कार्लस लिनियस नहीं होगा, ये तो 2 किंगडम दिए थे। मेंडल नहीं होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, नन ऑफ दिस तो जाएंगे ही नहीं। सो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया।
क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम, 5 जगह जो वर्गीकरण किया गया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसे नहीं इंक्लूड किया गया? अभी आपको जस्ट बताया गया था, मोनेरा था, फंजाई था, प्रोटिस्टा था, वायरस को नहीं इंक्लूड किया। सो वायरस विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर प्रोकारियोट प्लेस्ड। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही है जो कि प्रोकारियोटिक है ना, बाकी चारों तो यूकारियोटिक है। सो इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर प्रोकारियोट प्लेस, किस जगत में एक कोशिक के प्रोकारियोट को जगह मिली? तो आपको पता है मोनेरा सही आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई ये सारे यूकारियोटिक थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर यूकारियोट प्लेस्ड। यूनिसेलुलर यूकारियोट आपको बताया गया है, प्रोटिस्टा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये मल्टीसेलुलर थे। तो इन विच किंगडम इज द यूनिसेलुलर यूकारियोट प्लेस्ड? सो प्रोटिस्टा विल बी द राइट आंसर। प्लांटी, फंजाई जो है ये मल्टीसेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकारियोटिक। इनमें से कौन यूकारियोटिक नहीं है? कितना आसान क्वेश्चन। तो मोनेरा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मोनेरा ही एक इकलौता है जो कि प्रोकारियोटिक है, यूकारियोटिक नहीं है। ठीक, सो मोनेरा सही आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई जो है वो यूकारियोटिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ वॉल लेस मोनेरा, लेस मतलब नहीं होना, ऐसा कौन सा मोनेरा है जिसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं है? बैक्टीरिया के पास है बेटा, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। आर्की बैक्टीरिया नहीं होगा, सही आंसर आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा ही मोनेरा ग्रुप का एक ऐसा मेंबर है जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू ग्रीन algae is known as। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू ग्रीन algae इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताया गया है ब्लू ग्रीन algae का दूसरा नाम क्या है? सियानोबैक्टीरिया, है ना। सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन algae या ब्लू ग्रीन algae को सियानोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वे ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज। सॉल्टी मतलब खारा पानी वाली जगह में जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपको आंसर बता दें, उनको हेलोफाइल्स कहा जाता है। मिथानोजेंस नहीं होगा, मिथानोजेंस जो है वो दलदली प्रदेश यानी कि मार्सी लैंड में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो है वो हॉट स्प्रिंग गर्म झरने में पाए जाते हैं। हेलियोफाइट्स वो हैं जो सूर्य के प्रकाश में उगते हैं। तो सॉल्टी एरियाज माने खारे पानी वाले एरिया में कौन जो उगते हैं उनको क्या पाया जाता है? उनको क्या कहा जाता है? उनको हेलोफाइल्स कहा जाता है। सो जो जीव सॉल्टी एरिया, सॉल्ट मतलब पता है ना, सॉल्ट मतलब नमक, तो नमकीन एरिया में रहने वाले को हम सॉल्टी एरिया कहते हैं। सो जो जीव सॉल्टी एरिया में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है।
सेलुलोज नहीं होगा क्योंकि प्लांट का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। काइटिन नहीं होगा क्योंकि काइटिन जो है वो फंजाई का सेल वॉल। यहां पर एक चीज आप देखिएगा, इस पूरे संसार में सिर्फ 3 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास सेल वॉल होता है। कौन कौन? बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई। ठीक है, कवक। यही 3 जो हैं ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है और फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। देखिए, एक क्वेश्चन से आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिल गया ना। हमने क्या डिस्कस किया कि इस पूरे संसार में 3 ही ऐसे सदस्य हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं जिनके पास अपनी कोशिका भित्ति होती है, बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना है, प्लांट की पादप की कोशिका, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक यानी कि फंजाई की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? तो आपको पता है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच किंगडम इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट? कोशिका झिल्ली किन में, किस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली किन में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक ही नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। मोनेरा में तो केंद्रकाय बताया गया था, न्यूक्लियोइड। सो करेक्ट आंसर मोनेरा है। मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है, जगत है, जिसमें कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कॉज ऑफ साइट्रस कैंकर? साइट्रस कैंकर नींबू में होने वाला एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के चलते होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज मतलब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी। तो साइट्रस कैंकर जो है वो किसके चलते होता है? बैक्टीरिया के चलते होता है। सो आपका सही, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वायरस भी है, फंजाई भी है, बैक्टीरिया भी है, नन ऑफ दिस। तो जब भी साइट्रस कैंकर की बात आएगी तो आपको याद आ जाएगा कि मैम ने बताया कि ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। कॉमा शिफ्ट बैक्टीरिया इज नोन एज, कॉमा शिफ्ट बैक्टीरिया मतलब, कॉमा शिफ्ट बैक्टीरिया मतलब, देखो ये रहा कॉमा शिफ्ट बैक्टीरिया। हम लोग कॉमा देते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं और 2 सेंटेंस के बीच में अगर हम लोग कॉमा देते हैं तो कॉमा का शिफ्ट क्या होता है? ये होता है, ये कॉमा। बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया का शेप 4 प्रकार का होता है। कॉमा शेप्ड तो उसको वैब्रियो कहा जाता है, रॉड शेप्ड तो उसको बैसिलस कहा जाता है, अगर वो स्फेरिकल है तो वो कोकस कहलाएंगे, और अगर स्प्रिंग शेप हैं तो उनको स्पाइरिला कहा जाता है। तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज, सो कॉमा कौन है इसमें? ये दिखने में लग रहा है। सो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज वाइब्रियो, है ना, ये तुम्हारे बुक में है। सो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज वाइब्रियो, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल डीएनए? बैक्टीरियल डीएनए मतलब प्रोकार्योटिक कोशिका। तो आपको बता दें ये मेरे बच्चों कि प्रोकार्योटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, हमारा लीनियर है, हेलिकल भी चलेगा। पर जब बात आ रही है प्रोकार्योटिक कोशिका की या बैक्टीरियल कोशिका की तो उसका डीएनए कैसा होता है? उसका डीएनए सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हुज सेल वॉल इज शेप्ड लाइक अ सोप बॉक्स? आपको बताया गया है इनमें से किनकी कोशिका भित्ति सोप बॉक्स, साबुन जिसमें रखा जाता है ना, उसके मिलती है। आपको आंसर बताया गया, समरी में रिवीजन कराया गया है। डायटम आपका सही आंसर हो जाएगा। सो सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है डायनोफ्लैजेलेट, डायटम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायटम। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ डायटम मेड अप ऑफ? डायटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी आपको समरी में बताया गया है। डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। सेलुलोज होगा नहीं क्योंकि पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट कॉजेज रेड टाइड्स इन द सी, समुद्र में लाल लहरें किसके चलते प्रतीत होता है? तो आपको बताया गया था समरी में, वो डायनोफ्लैजलेट्स हैं जिसका कि एक मेंबर है गोनियोलक्स, उसके चलते ऐसा प्रतीत होता है कि लहरें लाल रंग का आ रही हैं। लहरें लाल रंग की नहीं हैं, उनमें डायनोफ्लैजलेट्स यानी कि गोनियोलक्स बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायनोफ्लैजलेट, इसमें से डायनोफ्लैजलेट का कौन सा उदाहरण है? तो सही उदाहरण आपका है गोनियोलक्स, ये गोनियोलक्स विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दिस इज अ सेप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, इनमें से कौन सेप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा है? सेप्रोट्रॉपिक मतलब जो मृतजीवी पोषण दिखाता है, जो मरे हुए, सड़े हुए, गलाए हुए पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स ही वो है जो सेप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन अमीबा कैच इट्स प्रे, प्रे मतलब शिकार, जो भोजन पकड़ के अमीबा खा रहा है। अमीबा कैसे पकड़ता है? आपका क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, स्यूडोपोडिया बोलते थे ना, जिसको हिंदी में हम कूटपाद या पादाब भी बोलते थे। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि अमीबा कूटपाद की मदद से अपना भोजन पकड़ता है। तो यहाँ पर उस कूटपाद का इंग्लिश हो जाता है स्यूडोपोडिया। सो लिखता है कि अमीबा अपना प्रे कैसे पकड़ता है? तो आंसर हो जाएगा स्यूडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है बेटा जो ट्रिपैनोजोमा के चलते होती है। ट्रिपैनोजोमा मतलब याद आया? फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा है ना, प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। तो ट्रिपैनोजोमा के चलते जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। सो पूछा कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसके चलते होती है? ट्रिपैनोजोमा के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरियल पैरासाइट, बिल्कुल आपका आंसर आ गया। इनमें से कौन मलेरियल पैरासाइट है? मलेरिया परजीवी कौन है? आपको पता है प्लाज्मोडियम सही आंसर हो जाएगा। सो प्लाज्मोडियम के चलते ही मलेरिया होता है। सो प्लाज्मोडियम आपका सही आंसर। 4 ऑप्शंस आपके पास है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिपैनोजोमा है, नन ऑफ दिस। ट्रिपैनोजोमा से तो स्लीपिंग सिकनेस हो रहा था, तो प्लाज्मोडियम ही वो परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया नामक बीमारी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, ब्रेड और बियर को बनाने में इनमें से किन का यूज किया जाता है? आपको बता दें कि ईस्ट सही आंसर होगा, क्योंकि ईस्ट को बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है, बेकरी जहां पर ब्रेड बनता है ना। तो ईस्ट का दूसरा नाम बेकर्स ईस्ट भी है। तो ब्रेड और बियर बनाने में इनमें से किन का उपयोग होता है? ईस्ट का उपयोग होता है, क्योंकि ईस्ट फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फंगस, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता दें कि जब भी एंटीबायोटिक्स की बात होगी तो एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवा है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। आप मेरा सेंटेंस जरा ध्यान से सुनिएगा कि एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। आपको ये बता दें कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने प्रयोगशाला में पेनिसिलियम नामक फंजाई से अपना पहला एंटीबायोटिक बनाया था, सबसे पहला एंटीबायोटिक। सो क्वेश्चन भी आपका आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हु हैज मेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले अपना पेनिसिलियम नामक फंजाई से अपना पहला एंटीबायोटिक बनाया था, और पेनिसिलियम से बनने वाले एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन था। देखिए एक क्वेश्चन से कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नामक फंजाई से बनाया गया था जिसका नाम पेनिसिलिन था। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम विच फंगस, तो बेटा इनमें से पेनिसिलियम वो सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम नामक फंजाई से पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड सैक फंजाई, सैक फंजाई किसे कहा जाता है? आपको समरी में बताया गया है सैक फंजाई एस्कोमाइसिट्स को कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर सैक फंजाई के नाम से एस्कोमाइसिट्स को कहा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एगेरिकस मशरूम जो आप खाते हैं, मशरूम इनमें से किस क्लास फंजाई के किस क्लास में आता है? ये भी समरी में रिवीजन कराया गया है।
आप जो मशरूम खाते हैं वो बेसिडियोमाइसिट्स में आता है। सो इसमें से आपको जब चारों ऑप्शन आप देख लेंगे, बेसिडियोमाइसिट्स है, फाइकोमाइसिट्स है, एस्कोमाइसिट्स है, नन ऑफ दीज है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिट्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परफेक्ट फंगस? इनमें से इम्परफेक्ट फंजाई कौन है? ये भी आपको समरी में बताया गया है, ड्यूट्रोमाइसिट्स सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, लैंगिक जनन का इसमें कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए ड्यूट्रोमाइसिट्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने का चांस एनुअल एग्जाम में। यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, लिखा है कि यहाँ पर ये क्या होगा, डैश आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनमें से चार, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स, इन चारों में से किसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? एम्फीबिया, उभयचर। उभयचर मतलब जो स्थल पे भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर जंतु जगत में पूछोगे कि मैम जंतु जगत में एम्फीबिया कौन है, उभयचर कौन है, तो मेरा आंसर होगा फ्रॉग, मेढक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप जगत में किसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जमीन पे पाए जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है। सो ये क्वेश्चन आने का चांस है आपका एनुअल एग्जाम में कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच किंगडम आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल प्लेस्ड? जहां क्लोरोफिल आ गया वहां तो कोई डाउट ही नहीं है, एकमात्र पौधे ही वो हैं जिनके पास क्लोरोफिल है। तो पूछता है कि इनमें से किनके पास क्लोरोफिल है, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी, नन ऑफ दिस। सही आंसर प्लांटी, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, सिर्फ प्लांट के पास क्लोरोफिल है। तो सही आंसर प्लांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच किंगडम हैव द मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक यूकारियोटिक हैव बीन प्लेस्ड? है ना, मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक जो अपना भोजन नहीं बना रहे हैं, तो आपका यहाँ पर है सही आंसर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम अपना भोजन नहीं बनाते हैं। और प्रोटिस्टा, बहुत लोग सोचे होंगे कि मैम प्रोटिस्टा क्यों नहीं होगा? बेटा प्रोटिस्टा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीसेलुलर लिखा हुआ है, प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर था। सो मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक मतलब एनिमल किंगडम। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सारे एमसीक्यू का रिवीजन करा दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर अच्छे से पढ़िए, समरी आपको बता दिया गया है, एमसीक्यू का रिवीजन कीजिए। हम सभी शिक्षकों की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर यानी कि प्लांट किंगडम के साथ उसके समरी और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक आप सेकेंड चैप्टर का रिवीजन कीजिए। थैंक यू।